24 अक्टूबर की सुबह करीब 10:15 बजे सरोज निगम नाम की एक बुजुर्ग महिला भोपाल से इंदौर के लिए बस में रवाना हुई। एक एनजीओ चलाने वाली सरोज निगम पिछले 7 साल से डायबिटीज की मरीज रह चुकी है और इससे इलाज पाने के लिए वो कई डॉक्टर्स से मिला करती थी। इस रोज भी सरोज निगम इसी सिलसिले में इंदौर एक डॉक्टर से मिलने गई थी, लेकिन सरोज निगम का यह सफर मंजिल तक नहीं बल्कि रहस्य की राहों में भटक कर रह गया। हेलो हेलो विकास। विकास, मैं कब से घर पे फोन कर रही हूँ, मम्मा फोन ही नहीं उठा रही हैं। अरे वो अपने एनजीओ के काम से अक्सर बाहर आती जाती रहती है, हो सकता है आज भी कहीं बाहर गई हो। तुम एक काम करो, वो अपने किराएदार रहते हैं ना ऊपर, क्या नाम है उनका, हाँ अनंत मंडलोई, उनको फोन करके पूछो, हो सकता है उनको कुछ बता कर गई हो। ठीक है, मैं उनसे फोन करके पूछती हूँ। देख आशा, तू हर महीने 5-10 दिन छुट्टी ले लेती है। अगर यही हाल रहा तो इस महीने मैं तेरे पैसे काट लूंगी, समझी? हेलो, नमस्ते भाई साहब, मैं काव्या बोल रही हूँ। हाँ जी। भाई साहब, दरअसल मुझे ना मम्मा के बारे में पूछना था। मैं कब से घर पे फोन लगा रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है मेरा। वो सरोज आंटी, वो तो 2 दिन पहले इंदौर गई थी डायबिटीज के किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने, तब से वापस नहीं आई है वो। क्या? हाँ, शायद हरिद्वार चली गई होगी। लेकिन नहीं भाई साहब, वो हमें बताए कभी कहीं नहीं जाती हैं। क्योंकि बोल तो रही थी उनका बड़ा मन कर रहा वहाँ जाने के लिए। वैसे इंदौर वाले किस डॉक्टर के पास गई थी वो मुझे नहीं पता, शायद डॉक्टर हरीश को पता होगा। ठीक है, मैं उनसे फोन करके पूछती हूँ। ओके। हेलो, डॉक्टर हरीश से बात करनी है। जी सर तो अभी बिजी हैं, आप बाद में फोन कीजिए। अब प्लीज करवा दीजिए ना, इट्स वेरी अर्जेंट। देखिए, आप उनसे कहिए कि सरोज निगम की बहू काव्या निगम का फोन है दिल्ली से। ठीक है मैम, आप 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी। हेलो। सर, दिल्ली से मिसेस काव्या जी हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ बात करो। हेलो, नमस्ते अंकल, मैं काव्या बोल रही हूँ। हाँ काव्या बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। अंकल, मम्मा कहाँ है? मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। उनके किराएदारों को फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो 2 दिन पहले इंदौर गई थी, इंदौर से अभी तक वापस ही नहीं आई है। क्या? जी। एक्चुअली मैं भी आज ही आया हूँ मुंबई से। 4 दिन का सेमिनार था ना। उन्होंने आपसे हरिद्वार जाने की कोई बात कही थी क्या? हाँ की तो थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो इंदौर से सीधे हरिद्वार जाएगी। एक काम करता हूँ, इंदौर के डॉक्टर दीपन से बात करके देखता हूँ, वो उन्हीं के पास गई थी। बाद में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। जी अंकल, प्लीज जल्दी इन्फॉर्म कीजिएगा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हेलो। हेलो विकास, डॉक्टर अंकल का फोन आया था। वो बता रहे थे कि मम्मा 2 दिन पहले इंदौर गई थी डायबिटीज स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए, और तब से वो कहाँ गई कुछ पता नहीं है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इसलिए मैं गौरव को साथ लेकर पहली फ्लाइट से भोपाल जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी तुरंत छुट्टी लेकर आता हूँ। ओके। मम्मा दादी को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, तुम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। ओके? सर, अब मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी। बैठिए। सर, दरअसल मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, हम तीनों दिल्ली रहते हैं, और मेरी जो सासू माँ है वो इंदौर में रहती है। आपकी सास इंदौर से गायब हुई है ना? जी। तो उनकी रिपोर्ट लिखाने के लिए आपको वही जाना होगा। लेकिन सर, हम कुछ नहीं कर सकते, यही नियम है। आपको रिपोर्ट लिखाने के लिए इंदौर ही जाना होगा। बस रोक दीजिए, ये लीजिए। ला बेटा। अंकल, मम्मा का कुछ पता चला? नहीं बेटा, नहीं पता चला। अंकल, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बिना बताए मम्मा कहाँ जा सकती है?
मैं पुलिस स्टेशन गई तो उन्होंने कहा कि इंदौर के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी। मैम साहब, माँ जी कहाँ चली गई मैम साहब? बेटा तू आने वाली थी तो मैंने आशा को भी बुला लिया। आशा, आप रो मत, मिल जाएंगी मम्मा। हम लोग भी बहुत परेशान हैं उनके लिए। अंदर चले बेटा, चल। सुनो, सरोज आंटी की बहू आ गई है। अरे इतनी जल्दी? हाँ, अब हमें संभल के रहना होगा। जी, अगर फोन आए उनका कोई तो प्लीज बताइएगा। ओके। सब रिलेटिव्स के यहाँ फोन कर चुकी हूँ, लेकिन मम्मा किसी को कुछ नहीं बता कर गई। सरोज जी किसी और को बाहर जाने के बारे में बताया ना बताया, मुझे जरूर बता देती, लेकिन इस बार तो मुझे भी। मेम साहब, ये क्या है? ये बाहर बॉक्स में पड़ी थी। ये तो एनजीओस की हैं। मैं ड्रॉस में एक बार चेक करती हूँ, शायद उसमें कोई नोट ना छूट कर गई। इसमें तो सब पुराना सामान है। अंकल, ये दवाइयाँ मम्मा की है ना? हाँ, ये तो सारी की सारी सरोज जी की दवाई है। अगर लंबे टाइम के लिए बाहर जाती तो सारी दवाई अपने साथ लेकर जाती। अबे मुझे तो बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही। मैं कल ही इंदौर पुलिस स्टेशन जाता हूँ, रिपोर्ट लिखवाता हूँ। सरोज निगम की गुमशुदगी उनकी बहू काव्या के लिए एक गुत्थी बन गई, एक ऐसी उलझी हुई गुत्थी जिसके सवालों का गांठ साफ नजर आ रहा था। मसलन अगर सरोज निगम इंदौर डॉक्टर से मिलने गई तो फिर वो वापस क्यों नहीं आई? क्या उनके साथ रास्ते पर ही कुछ अनहोनी हो गया, या फिर वहां पहुंचकर आखिर कहां गायब हो गई सरोज निगम? काव्या के जहन में इन्हीं सवालों का बवंडर पिछले 72 घंटों से चल रहा था, और इसी बवंडर के बीच कुछ चौंका देने वाली हकीकत सर उठाने को तैयार थी। देखिए मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको ऊपर से ऑर्डर है। अरे बिजली विभाग का आपका पेमेंट बाकी था, इसका पेमेंट आपने चेक से किया है, वो बाउंस हो गया है, तो बिजली काटनी पड़ेगी। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? मेरी सासू माँ ने खुद अपने हाथों से चेक्स काटे थे। आप प्लीज बिजली मत काटिए। देखिए, आप एक काम कीजिए, आप पेमेंट बिजली विभाग जाके कर दीजिए, हम लोग आएंगे, आपका तार जोड़ जाएंगे। बेटा देखो किसका फोन है? पापा का फोन है। हेलो काव्या, मम्मा का कुछ पता चला? नहीं विकास, अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। आप कब आ रहे हैं? काव्या, मैं भोपाल आने के लिए लेकर ही रहा था, लेकिन क्या? मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? पैर में काफी चोट आई है, उठा भी नहीं जा रहा। और आप मुझे अब बता रहे हो विकास? मैं गौरव को लेकर अभी आपके पास आती हूँ। तुम मेरी चिंता छोड़ो और वहां रहकर मम्मा के बारे में पता करो, और जैसे ही कुछ पता चलता है तो मुझे फोन करके बताना। विकास, आप ठीक है ना सच में? हाँ। अच्छा सुनो, आज एक और बात बहुत अजीब हुई, पता है? बिजली वाले आ गए थे बिजली काटने के लिए। कह रहे थे कि मम्मा ने जो उन्हें चेक्स दिए थे वो सबके सब बाउंस हो गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मा तो अपने सारे हिसाब किताब ठीक से रखती है, और उनके अकाउंट में बैलेंस ना हो, हाउ इट इज पॉसिबल? एक काम करो, तुम अभी के अभी बैंक जाओ और पता करो गड़बड़ क्या है। हाँ ठीक है, मैं पता करती हूँ। ओके। मैम साहब, गौरव बाबा को मत ले जाइए, मैं हूं ना, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ ठीक है, वरना ये भी वहां पे तंग हो जाएगा। बेटा, मम्मी ना यहीं तक जा रही है काम के लिए, पीछे से आंटी को तंग मत करना, ओके? भूख लगी तो आंटी को बोल देना। चलो। अरे काव्या बेटा। अंकल, कुछ पता चला? नहीं बेटा, हरिद्वार और बाकी सभी जगह फोन किया जहां जहां सरोज जी रुकती थी। अरे एनजीओ के लोगों को भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप एक काम करेंगे प्लीज,
अब मेरे साथ बैंक तक चलिए ना। हाँ चलो, लेकिन बात क्या है? एक्चुअली मुझे कुछ चेक्स के बारे में पूछताछ करनी थी। ये मम्मा की चेकबुक मिली थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। वैसे चेक्स के बारे में तो आप भी कुछ जानते होंगे ना, क्योंकि एनजीओ अकाउंट उनका आप ही संभालते थे। हाँ, क्योंकि सरोज जी किसी और पे विश्वास ही नहीं करती थी। ये 5 चेक के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन बाकी के चेक किसको और कैसे दिए पता नहीं। खैर वो तो बैंक में जाके ही पता चलेगा। मैडम, सरोज जी के अकाउंट से 4 दिन पहले सारे पैसे सदासुख चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए हैं। सरोज जी ने अपने सारे पैसे दे दिए? अंकल, शायद इन चैरिटी वालों से हमें पता लग सके कि मम्मा कहाँ है। आप प्लीज इस चैरिटी के अकाउंट डिटेल्स हमें दे सकते हैं? जी, आप उनका अकाउंट नंबर ले लीजिए। इंडियन नेशनल बैंक में इनका अकाउंट है, वहां से आपको इस संस्था का एड्रेस भी मिल जाएगा। आप इस नंबर बता दीजिए। 1957231921। जब काव्य को बैंक के जरिए पता चला कि उसकी सास सरोज ने अपनी सारी जमा पूंजी एक चैरिटी के नाम कर दी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात और भी चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि सरोज निगम ने इतना बड़ा फैसला बगैर अपने परिवार से सलाह मशवरा किए कर लिया। जाहिर है इस तरह का फैसला आपको सतर्क होने का संकेत देता है, सावधान करता है कि इतना बड़ा फैसला गुप्त तरीके से नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ सलाह मशवरा करके ही लेना चाहिए। अपनी सास को ढूंढ रही काव्या भी इसी बात को लेकर और भी उलझ गई थी, और इसी उलझन में काव्या ने सच्चाई का सीरा टटोलना शुरू कर लिया। काव्या ये जानना चाहती थी कि आखिर वो कौन सी समाज सेवी संस्था है जिसे उसकी सास ने अपनी जिंदगी भर की कमाई सौंप दी। लिहाजा वो डॉक्टर हरीश के साथ इंडियन नेशनल बैंक पहुंची और वहां से उस संस्था का एड्रेस लिया। जी, इस चैरिटी का जो एड्रेस हमारे रिकॉर्ड में है वो है जहांगीराबाद, वार्ड नंबर 13 और हाउस नंबर 34। काव्य की इस तलाश में हैरतों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। सरोज निगम की गुमशुदगी से जुड़ा हुआ हर सिरा आगे जाके बहुत बड़ा सवाल बन जाता था। जिस पते के जरिए काव्य उस समाज सेवी संस्था तक पहुंचना चाहती थी, मालूम पड़ा कि वो पता ही फर्जी है। संस्था वालों ने बैंक को गलत पता दे दिया। अब काव्य को लगने लगा कि इस कहानी को साजिश के धागों से बुना गया है। और काव्य भी अगले दिन सुबह सुबह ही पुलिस को लेके उस समाज सेवी संस्था का अकाउंट सील कराने बैंक चली गई। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस संस्था के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए गए थे। पुलिस को पता चला कि उस बैंक के एक काफी पुराने ग्राहक नारायण तोमर उस समाज सेवी संस्था के अकाउंट में इंट्रोड्यूसर बने थे। पुलिस ने तुरंत उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। जी साहब जी, मैं ही नारायण पवार हूँ। मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था उस अस्पताल को अकाउंट खुलवाने को। आप जानते थे उन्हें? मैं जानता नहीं था साहब जी। एक लेडी थी, अब कौन थी पता नहीं। आप जानते नहीं थे उसे और आपने साइन कर दिया? साहब जी, चैरिटी के लिए अकाउंट खुलवाना था, इसलिए मना नहीं कर सका। आप उनका कुछ हुलिया बता सकते हैं? कोई एक आधा हिंट कि वो कैसी दिखती थी या कुछ भी? हाँ साहब जी, 35-36 साल की उम्र होगी, रंग गेहूं था, 5 फुट के आसपास होंगी और चोटी बांधती थी साहब जी। हाँ, यही हुलिया था। बैंक में नया खाता खोलने के लिए कई शर्तें होती हैं। इनमें से एक शर्त यह भी होता है कि नया खाता खोलने वाले को एक इंट्रोड्यूसर की जरूरत होती है। इंट्रोड्यूसर वो होता है जिसका पहले से ही उसी बैंक में खाता हो। ऐसे में अगर नए अकाउंट होल्डर ने कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन कर लिया जिसकी वजह से संदेह पैदा हो, तो सबसे पहला हाथ उस इंट्रोड्यूसर के गिरेबान पर पड़ता है। दोस्तों, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के मुताबिक हर साल बैंक से जुड़े हुए धोखाधड़ी के लगभग 3000 केसेस दर्ज होते हैं, यानी कि हर रोज 8 केसेस। इन जालसाजियों की वजह से सिर्फ पिछले ही वित्तीय वर्ष में लगभग 2289 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दोस्तों, सावधानी का एक और बड़ा संदेश यह भी है जिसे नारायण तोमर ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था। बिना सोचे समझे वो
उस समाज सेवी संस्था के लिए इंट्रोड्यूसर बन गए और आगे पुलिस के जांच के दायरे। इधर नारायण तोमर पुलिस जांच के दायरे में थे और उधर काव्या के लिए एक और हैरानी इंतजार कर रही थी। मम्मा, दादी कब आएगी? बेटा दादी ना कहीं खो गई है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएंगी। ये लीजिए आपकी दवाई, लास्ट है। सच कहूं, दूसरों की खुशी में ही खुद को खुशी मिलती है, इसीलिए मैंने एनजीओ शुरू किया। लेकिन मम्मा, आप सारा दिन इतनी भागदौड़ करते हैं, उसके लिए फिट रहना भी तो जरूरी है ना। इसीलिए मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ, टाइम पर खाना, सोना, दवाई, योगा सब करती हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन भी ना अब आपको खुद को लेना सीखना चाहिए। और मैं भी परसों दिल्ली जा रही हूँ, ऐसे में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो। अरे भैया, सारे काम करवा लो, मैं कर लूंगी, बस ये इंजेक्शन खुद से लगाना ये मुझसे नहीं होगा। बेटा, बहुत दर्द होता है। आप भी ना मम्मा बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हो। कुछ नहीं होगा, एक बार ट्राई तो करो, डॉक्टर हरीश आपको सिखाएंगे। हाँ सरोज जी, ऐसे ऐसे यहाँ ये बिलो द स्किन। ये ले मेरे राजा बेटा, तुम्हारी मनपसंद रिमोट वाली कार। और हाँ, जल्दी आना। थैंक यू दादी। बेटा। अच्छा मम्मा, हम लोग चलते हैं। जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके। अरे तुम मेरी फिक्र मत कर, आराम से जाना। हाँ, जाते ही मुझे फोन जरूर करना। ठीक है, ठीक है मम्मा। जी तेरे बेटा, खुश रहो, जल्दी आना। हाँ, चले। से बाय टू दादी। बाय बाय। हाँ बेटा, तुम दिल्ली ठीक से पहुंच गए ना? हाँ मम्मा, हम लोग यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गए हैं। और विकास तो लद्दाख के लिए भी निकल गए हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। हाँ बेटा, तुम अपनी अंगूठी बाथरूम में भूल गई थी। आशा को मिली थी, मैं उसे तिजोरी में संभाल कर रख रही हूँ। अगली बार जब आओ तो याद से ले लेना। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मम्मा आप भी ना अपने सारे जेवर बैंक में रखवाया कीजिए, वहाँ पर सेफ रहेंगे। अरे बेटा, बैंक में भी डकैती हो जाया करती है, अब जाने होंगे ना तो वैसे ही चले जाएंगे। हाँ मम्मा, लेकिन बैंक में सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। सर, कोई सुराग नहीं मिला और सफाई से चोरी हुई। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ना ताला टूटा है ना सामान बिखरा पड़ा। ये किसी जान पहचान वाले का ही काम। घर की तिजोरी की चाबी उसी के पास होगी। हेलो काव्या बेटा। हेलो मम्मा। मम्मा, मम्मा कैसे हो, कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो बेटा। मम्मा आप प्लीज घर वापस जल्दी आ जाइए, हम सब लोग आपके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। घर नहीं आ सकती, मैंने सन्यासी जीवन जीने का निर्णय कर लिया है। मैंने अपना सब कुछ, रुपया, पैसा, गहना, जेवर, सब कुछ तिजोरी से निकालकर दान कर दिया है। लेकिन मम्मा। हेलो, सरोज जी का फोन था जी, और वो कह रही थी कि उन्होंने अपने सारे पैसे, सारे जेवर दान में दे दिए हैं और सन्यासी जीवन जीने का फैसला किया है। लेकिन वो कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे बताती थी, और फिर मुझे नहीं लगता कि वो सन्यासी जीवन जी। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। देखिए मैडम, सरोज जी ने खुद फोन करके कहा है कि सारी चीज उन्होंने दान कर दी है, तो फिर आपके मन में कोई शक होनी ही नहीं चाहिए। आपकी उनसे बात हो गई ना, अब जब वो घर आ जाए तो हमें इत्तला कर देना। चलो हरदा, चलो। बेटा पहले खाओ। माँ पापा का फोन है। तुम्हें
तुम्हें कैसे पता? लोकल कॉल की रिंग एसटीडी कॉल की रिंग से अलग होती है मम्मा। इस पकड़ो, एक मिनट। हेलो काव्या, मम्मा का दोबारा फोन आया था क्या? नहीं विकास, तुम एक काम करो, एक बार वापस फोन करो। क्यों? एक बार करो ना प्लीज। ठीक है। हेलो विकास। विकास, मम्मा भोपाल में ही है। तुम्हें पता है जब उनका फोन आया था तो फोन की घंटी बिल्कुल लोकल कॉल वाली थी। काव्या, तुम एक काम करो, इस बात की खबर तुम पुलिस को कर दो। उनसे कहो कि किसी भी हाल में वो माँ की खबर निकाले, उन्हें ढूंढे। ठीक है। हो सकता है आप सही बोल रही हो, आपकी सास ने यहीं से फोन किया हो, लेकिन अगर उन्होंने यहीं से फोन किया है तो फिर वो आपके पास आ क्यों नहीं रही? ये ऐसा तो नहीं है कि आपके उनके साथ कुछ कहा सुनी हो गई हो जिसकी वजह से? ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मेरी मदद करने के बजाय आप मुझसे उल्टे सवाल पूछ रहे हैं। सॉरी मैडम, लेकिन अब ये आपका घरेलू मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है इंस्पेक्टर, अब अपनी सासू माँ को मैं खुद ही ढूंढ निकालूंगी। अपनी लापता सास को तलाशने में उलझी हुई काव्य को इस फोन कॉल ने झंझोड़ कर रख दिया। जिस सास को काव्य शिद्दत से ढूंढ रही थी, उसी ने फोन पर यह कहकर मुसीबत और भी बढ़ा दी कि वो सन्यासिन बनने जा रही है। अब इस स्थिति में पुलिस ने भी इजाफा कर दिया कि वो घरेलू मामले में दखल नहीं देंगे। काव्य इस तलाश में बिल्कुल अकेली हो गई। कानून का भी साथ छूट गया। अब काव्य के पास अपनी तलाश को अंजाम तक पहुंचाने का एक ही रास्ता बचा और उसने यही चुना। टिकट 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 बोलो, टिकट टिकट बोलो। 2 इंदौर देना भैया। भैया, आपने 24 तारीख को किसी 60 साल की आसपास की उम्र की औरत को भोपाल से इंदौर जाने का टिकट दिया था। मोटी सी थी और बड़ा सा चेहरा था और उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी और पतली सी चोटी बनाती हैं और साड़ी पहनी होगी। हाँ, जैसा आप बता रही है वैसी एक महिला बैठी थी बस में, वो इंदौर जाके बेहोश हो गई थी स्टेशन पर। क्या? हाँ, कुछ लोगों ने उनकी मदद भी करी थी, उनको अस्पताल ले गए थे शायद वो। कौन से अस्पताल लेकर गए थे? अब ये तो नहीं पता कहाँ ले गए थे वो लोग। ध्यान से बेटा। भैया, आपने 24 तारीख को यहाँ किसी बुजुर्ग महिला को स्टैंड पे बेहोश होते हुए देखा था क्या? नहीं मैडम, मैंने तो ऐसे कोई महिला को देखा नहीं है। मैंने 1 हफ्ते के बाद ही आज दुकान खोली। आप आगे पूछ लीजिए। मम्मा मुझे मूंगफली चाहिए। भैया 5 रुपए की मूंगफली दीजिए। जी। भैया, आपने 24 तारीख को यहाँ किसी बुजुर्ग महिला को बेहोश होते हुए देखा था क्या? हाँ जी, एक आदमी और एक औरत उन्हें अस्पताल ले जाने की बात कर रहे थे। कौन से अस्पताल? यहीं बाजू में 5 मिनट की दूरी में एक अस्पताल है, सिटी अस्पताल, वहाँ पे ले गए होंगे। शायद आप वहाँ जाके पता कर लीजिए। इसी रोड पे सीधा सीधा ना? जी, सीधा सीधा। ठीक है, थैंक यू। चलो बेटा, जल्दी चलो। मैम प्लीज एक बार फिर से चेक कर लीजिए, उन्हें यही लाया गया होगा। दरअसल वो डायबिटीज की मरीज थी और वो बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, प्लीज। मैडम, मैं ऑलरेडी 2 बार चेक कर चुकी हूँ। उस दिन 60-65 साल की औरत की कोई एंट्री हुई नहीं है, और वैसे भी 24 तारीख को इस तरह का कोई केस आया ही नहीं था हॉस्पिटल में। अंकल, मम्मा कहाँ है? मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रही है। मैं एक काम करता हूँ, इंदौर के डॉक्टर दीपन से बात करके देखता हूँ, वो उन्हीं के पास गई थी। चलो बेटा। हाँ, वैसे सरोज निगम आई तो थी यहाँ पे 24 अक्टूबर 12 बजे, और वो एकदम ठीक थी। क्या? 11:30 मम्मा बेहोश थी और 12 बजे ठीक? ये कैसे हो सकता है? क्या वो आपकी माँ थी? जी, वो मेरी सासू माँ थी। क्यों, क्या हुआ? उनकी उम्र तो 38-40 साल की ही लग रही थी। 38-40 साल?
एक मिनट, उनका फोटो है मेरे पास, आप जरा देख के बताइए कि वही है क्या। ये देखिए, यही थी क्या? नहीं नहीं, ये वो औरत नहीं है। वो औरत इतनी बूढ़ी नहीं थी। उसने तो जूड़ा बनाया हुआ था और बड़ा सा चश्मा पहना हुआ था। हाथ में एक पर्स भी था छोटा सा। ऐसी नहीं थी, और आगे से थोड़े बाल भी सफेद थे उसके। मैं यहाँ से एक फोन कर सकती हूँ प्लीज? या श्योर। हेलो। हेलो, भोपाल पुलिस स्टेशन। बोलिए। सर, मैं काव्या निगम बोल रही हूँ। मैं यहाँ इंदौर आई हुई हूँ डॉक्टर दीपेन शाह के क्लिनिक में। तो यहाँ पर तो मम्मा के नाम से कोई दूसरी औरत आई थी, और रिसेप्शनिस्ट उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही बता रही है जैसे नारायण तोमर ने बताया था बैंक अकाउंट खुलवाने वाली का। क्या? जी सर। सर, मुझे लगता है मम्मा किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, वरना। देखिए, हम अपने स्केच आर्टिस्ट को बुलवाते हैं और नारायण तोमर जी को भी बुलवाते हैं और उस लेडी का स्केच तैयार करवाते हैं। जी सर, जल्दी कुछ कीजिए। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर दीपन साह की क्लिनिक में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट के बयान से साफ हो गया कि सरोज निगम उस क्लिनिक में तो नहीं आई थी। तो फिर सवाल यह उठता है कि वो 38 से लेकर 40 साल की महिला जो अपने आप को सरोज निगम कहलाती थी, वो कौन थी और उसका इस क्लिनिक में आने का मकसद क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, सरोज निगम कहां थी? शक में लिपटे ये सारे सवाल काव्य के साथ साथ पुलिस को भी खटके, और वहां से शुरू हुई सरोज निगम तक पहुंचने की कानूनी कोशिश। हाँ हाँ, ये लेडी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। बताना। हाँ। काव्या जी, देखना क्या आपसे पहचानती है? ये तो हमारी किराएदार है, रेखा। क्या? ये स्केच इंदौर पुलिस को देना और कहो कि डॉक्टर दीपन के रिसेप्शनिस्ट को दिखाए, और वो जो कुछ भी बोले तुरंत हमें बताए। सर। और तुम लोग मेरे साथ चलो, लेडी कांस्टेबल के साथ। यस सर, चलिए। हाँ साहब जी, यही है वो औरत। कुछ नहीं सर, ये उस औरत का स्केच नहीं है जो उस दिन हमारे क्लिनिक में सरोज निगम के नाम से आई थी। रेखा और आनंद के पास से आधे पैसे और आधे जेवरात बरामद हुए। ये तो पक्का है कि दोनों ने चैरिटी के नाम पे अकाउंट खोला और आपकी सास के चेकबुक पे जाली साइन करके सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, और डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी के सारे जेवरात भी निकाल लिए। लेकिन सर, इंदौर में डॉक्टर दीपन शाह के क्लिनिक में मम्मा की जगह कौन गया, ये पता नहीं लग पाया। मुझे ऐसा लगता है इन दोनों के अलावा तीसरा भी कोई है इनके साथ। पुलिस या हिसाब किताब से पूछना पड़ेगा इन लोग से। हेलो। ठीक है मैडम, आपकी सास की कुछ खबर मिली है। अभी इंदौर पुलिस का फोन था, उन्होंने बताया वहां के अस्पताल में एक डेड बॉडी मिली है जिसका हुलिया आपकी सास से मिलता है, और शिनाख्त करने के लिए आपको इंदौर जाना पड़ेगा। मम्मी, दादी मिली क्या? लेकिन इंस्पेक्टर, उनकी मौत कैसे हुई? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इंसुलिन का ओवरडोज हो गया। क्या? जी हाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता इंस्पेक्टर, वो ओवरडोज कभी ले ही नहीं सकती। मुझे लगता है जरूर कोई बात है इंस्पेक्टर, किसी ने जानबूझकर उनकी जान ली है। इट्स अ मर्डर। डॉक्टर की रिपोर्ट में तो यही लिखा है कि ये एक एक्सीडेंटल डेथ है, इंसुलिन ओवरडोज। इससे मर्डर कैसे प्रूव हो सकता है? खैर, हम इसकी खबर भोपाल पुलिस को भी कर देते हैं। रही बात आपके किराएदारों की, तो उन पर जालसाजी का केस चलेगा और आपको आपका सारा पैसा भी मिल जाएगा। अरे डायबिटीज दे दिया भगवान ने मुझे, अब ये मिठाई मैं नहीं खाऊंगी। हाँ
कोई बात नहीं मम्मा, थोड़ी सी टेस्ट कर लो ना, अरे एक ही तो जिंदगी मिली है। मैं कोई भी गलती करके उसे खोना नहीं चाहती। पिछले 7 साल से मैंने ना तो दवाई में और ना ही परहेज में कोई गलती नहीं की है। हाँ, हेलो। हेलो विकास, विकास, हाँ काव्या। विकास, मम्मा मम्मा नहीं रही। विकास, हाँ हाँ, हॉस्पिटल में उनकी बॉडी मिली है। 24 तारीख को उनकी डेथ हो गई थी इंसिडेंट के ओवरडोज के कारण। तुम आ जाओ विकास, तुम आ रहे हो। मैं आ रहा हूँ काव्या। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ जिन्होंने मम्मा को आखिरी बार देखा था। जी हाँ, आपकी सास ने इंसुलिन का ओवरडोज ही लिया था। मेरा विश्वास कीजिए डॉक्टर, हमेशा इतनी बड़ी गलती कभी कर ही नहीं सकती। मुझे पूरा यकीन है उनका मर्डर हुआ है। डॉक्टर, उनकी कंडीशन को देखकर आपको कुछ भी अजीब नहीं लगा? कुछ ऐसा लगा हो जिससे पता चले कि हाँ, एक बात तो अजीब लगी थी। जब आपकी सास इंदौर बस अड्डे के पास बेहोश हुई थी तो वो लोग उन्हें यहाँ इतनी दूर लेकर क्यों आए? कि पास में सिटी हॉस्पिटल था, वो लोग वहां भी ले जा सकते थे। हॉस्पिटल? अगर टाइम पर उनका इलाज किया जाता तो शायद वो बच भी सकती थी। इसका मतलब जो लोग उन्हें यहाँ लेकर आए थे वो चाहते ही नहीं थे कि वो बचे। इट मे बी पॉसिबल। डॉक्टर, आप मुझे उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? नर्स, वो आदमी और औरत दोनों बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही चले गए। आदमी और एक औरत? कहीं वो हमारे किराएदार अनंत तो रेखा तो नहीं? कैसे दिखते थे कुछ? वो तो ठीक से मुझे याद नहीं। थैंक यू डॉक्टर। सरोज निगम की तलाश उनकी मौत पर आकर थमी, लेकिन रहस्य के सफर का अंत अभी तक नहीं हुआ था। काव्या समझ गई थी कि उसकी सास की सांसें यूं ही नहीं थमी, बल्कि उनकी हत्या की गई। और इस संगीन गुनाह से जुड़े हुए कुछ किरदार काव्य की निगाहों के सामने तैरने लगे। एक आदमी और एक औरत तो थे ही मैडम। वो आदमी ने आपकी माताजी को गाड़ी के पीछे वाली सीट में बिठाया, वो औरत भी पीछे वाली सीट में बैठी और वो खुद आगे वाली सीट में बैठे और गाड़ी लेके निकल गए। यानी अनंत और रेखा। मूंगफली बेचने वाले और डॉक्टर दीपन की रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ के बाद काव्य को अब पूरा यकीन होने लगा कि उसकी सास सरोज निगम की मौत के जिम्मेदार अनंत और रेखा ही हैं। लेकिन जब मूंगफली वाला और डॉक्टर अनिल ने काव्य को उस इंसान का हुलिया बताया जो सरोज निगम को अस्पताल लेकर गया था, तो काव्य के पैरों तले जमीन खिसकी, क्योंकि ये इंसान वो था जिसके बारे में काव्य के लिए ऐसा सोचना भी असंभव था। डॉक्टर, आपको हमारे साथ चलना होगा, आपके खिलाफ वारंट है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई। थाने चलिए, आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। चलिए। बेटा, सरोज जी की मौत के लिए आप मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? अरे बताओ इंस्पेक्टर साहब को कि मैं भी कितना परेशान था सरोज जी को ढूंढने के लिए। हाँ जी, यही आदमी थे। डॉक्टर अनिल, इन्हें पहचानते हैं आप? आप इनके साथ हैं? हाँ, लेकिन मैंने जानता नहीं, तो बस स्टॉप पे इन्हें देखा तो मदद कर दी। मुझे जाना है, मुंबई के लिए ट्रेन है मेरी। जी हाँ, यही थे जो सरोज जी को हमारे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। मैं मानता हूं कि मैंने झूठ बोला क्योंकि मैं बहुत डर गया, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, सरोज जी की मौत ओवरडोज लेने की वजह से ही हुई, और यही सच। और फिर डॉक्टर होने के नाते ये सारी बातें मुझ पर आती। मेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। कैंसिल तो अब भी हो जाएगा। हो जाने दीजिए, लेकिन मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। सरोज जी ने अपने हाथों से इंसुलिन का ओवरडोज लिया। मैंने तो नहीं कहा था उन्हें ओवरडोज लेने के लिए। ये झूठ बोल रहे हैं साहब।
24 तारीख को जब माँ जी इंदौर निकल रही थी, उस दिन इन्होंने ही माँ जी से कहा था कि 2 घंटे के बाद ही दूसरी डोज भी ले ले। और ये लीजिए, आज के लिए आपको ये दूसरा डोज भी लेना पड़ेगा, और वो भी 2 घंटे के बाद 10:15 बजे। लेकिन अचानक 2 इंजेक्शन क्यों? क्योंकि आज आप सफर पे जा रही है ना, और कल मैंने आपका शुगर लेवल चेक किया था, वो भी बहुत ज्यादा था, इसलिए ये दूसरा डोज लेना बहुत जरूरी है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है। हाँ, मैंने सरोज जी को 10:15 बजे इंसुलिन का डोज लेने के लिए कहा था, लेकिन उस दिन नहीं, दूसरे दिन 10:15 बजे डोज लेने के लिए कहा था। और फिर ये भाई को ये सब चीजों के बारे में क्या पता? जैसे इससे गलती हो गई, हो सकता है सरोज जी से भी गलती हो गई और इंजेक्शन ले लिया हो। और फिर पोस्टमार्टम में साफ तौर से लिखा है कि सरोज जी की मौत एक्सीडेंटल है, उन्होंने खुद अपने हाथों से इंसुलिन का डोज लिया था। इंस्पेक्टर, अगर आपकी तहकीकात खत्म हो गई हो तो मैं जाना चाहूंगा। सरोज की मौत से जुड़ी जो दलील सामने आई, उसके मुताबिक उनकी मौत इंसुलिन के ओवरडोज से हुई थी। लेकिन यह कैसा मुमकिन है कि एक डायबिटीज का मरीज अपनी ही दवा को एक जहर की तरह इस्तेमाल कर ले, वो भी तब जब ढूंढने पे भी कोई कारण नजर नहीं आए। डायबिटीज के अलग अलग स्टेजेस से गुजर रहे मरीजों के लिए इंसुलिन की निश्चित मात्रा डॉक्टर्स ही तय करते हैं, और उसी तय मात्रा में मरीज इंसुलिन लेता है। इस मात्रा को लेकर मरीज बेहद सावधान और सतर्क रहते हैं। मतलब तो साफ है, सरोज के दवा को जहर बनाने की साजिश उसी के डॉक्टर ने रची थी। धरती पर माँ बाप के अलावा अगर किसी को भगवान के करीब माना जाता है तो वो है डॉक्टर। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि डॉक्टर हरीश ने ही मम्मा को मारा है। देखिए, आपके ऊपर चोरी के जितने भी इल्जाम हैं, मैं सब वापस ले लूंगी। मुझे सिर्फ मम्मा के हथियारे को पकड़वाना है। आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज पुलिस के सामने सच बोल दीजिए। काव्या, ये लोग क्रिमिनल्स हैं और इन लोगों में इमोशंस की कोई कदर ही नहीं होती। इंस्पेक्टर, मैं आपसे आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट मांग रहा हूं। प्लीज प्लीज आप इन लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ कीजिए। सरोज आंटी को डॉक्टर हरीश ने मारा है, ये सब उन्हीं का प्लान था। सब उसने बोला था कि हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हम लोग अभी तक चुप रहे साहब। हाँ, मैंने ही प्लानिंग करके सरोज जी को मारा है, मैंने ही मारा है। मैं जानता था कि सरोज जी को दूसरों को मदद करना बहुत अच्छा लगता है, उसी बात का मैंने फायदा उठाया और उनको एक एनजीओ खोलने की सलाह दी, और फिर लोगों को मदद करने के बहाने पैसों का गफला करना शुरू किया। लेकिन इन छोटे मोटे गफलों से उनको शायद शक हो सकता था, इसलिए मैंने एक लंबा हाथ मारने की सोची। मैंने एक प्लान बनाया। अनंत और रेखा को मैं पहले से जानता था, दोनों को मैंने सरोज जी के घर पे किराए पे रखवाया। सरोज जी, ये है अनंत। नमस्ते। और ये है उनकी पत्नी रेखा। नमस्ते आंटी। 6 महीने पहले ही दोनों शहर में। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये लोग सरोज जी के घर में रहकर उनके कमरे की तिजोरी तक आसानी से पहुंच सके। सरोज जी के इंदौर जाने से पहले उनकी सारी चाबियों की डुप्लीकेट चाबी बना ली। उनके पास 2-4 ब्लैंक चेक पर सिग्नेचर भी करवा लिए, और बाकी के चेक पर हमने जाली सिग्नेचर कर लिए। और उनके इंदौर जाने से 1 हफ्ते पहले रेखा के पास चैरिटी का अकाउंट खुलवाया, और 24 तारीख को अनंत ने सारे चेक बैंक में जमा भी कर दिए, और उसी दिन मैं टैक्सी पकड़ के इंदौर चला गया, ये निश्चित करने की सरोज जी जिंदा है या मर गई। लेकिन वहां जाकर इंदौर के बस स्टॉप पे देखा तो इंसुलिन का ओवरडोज लेने के बावजूद वो मरी नहीं थी। जीने की बहुत चाह थी शायद उनके अंदर। तब अचानक एक औरत सरोज जी की मदद के लिए आई। मुझे डर था कहीं टाइम पर इलाज मिलने से वो बच न जाए, इसलिए उनको मदद करने के बहाने मैं भी उनके साथ हो लिया और आधे घंटे की दूरी वाले अस्पताल में ले गए। और डॉक्टर दीपन के यहाँ मम्मा के नाम से किसको भेजा? रेखा को। रेखा को हुलिया बदल कर मैंने डॉक्टर दीपन के यहाँ भेजा था, ताकि अगर सरोज जी के बारे में पूछताछ हो तो सब कंफ्यूज हो जाए। इसलिए डॉक्टर दीपन की रिसेप्शनिस्ट ने रेखा के स्केच को नहीं पहचाना। जब रेखा वहां थी तब यहाँ अनंत ने सरोज जी की तिजोरी से सारे जेवरात सोना गायब कर दिया। सोचा था किसी को भनक तक नहीं लगी। बस स्टॉप से अस्पताल काफी दूर था, इसलिए मैंने सोचा कोई पूछने भी नहीं जाएगा। अस्पताल वाले सरोज जी की लाश 2-4 दिन रखेंगे, फिर लावारिस समझ के जला देंगे। लेकिन काव्या ने आके सब गड़बड़ कर।
को शांत करने के लिए रेखा के पास मैंने फोन करवा। काव्या बेटा, हेलो मम्मा। मम्मा कैसे हो, कहाँ हो? मैं जहाँ भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो बेटा। मम्मा आप प्लीज घर वापस जल्दी आ जाइए, हम सब लोग आपके लिए कितना परेशान हो रहे हैं। घर नहीं आ सकती, मैंने सन्यासी जीवन जीने का निर्णय कर लिया है। मैंने अपना सब कुछ, रुपया, पैसा, गहना, जेवर, सब कुछ तिजोरी से निकालकर दान कर दिया है। लेकिन मम्मा, हेलो हेलो, अगर काव्या ये सब नहीं करती तो हम सब बच जाते। भगवान के बाद लोग डॉक्टर पर भरोसा करते हैं, लेकिन आप? आखिरकार डॉक्टर हरीश ने अपना गुनाह सबके सामने कबूल कर लिया। पुलिस ने डॉक्टर हरीश के क्लिनिक और घर से सरोज निगम के जेवरात और धोखे से लिए गए रुपयों को बरामद कर लिया। दोस्तों, एक बहुत ही हैरानी वाली बात आपको बताना चाहता हूं। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के मुताबिक हमारे देश में बुजुर्गों की हत्याओं में से 80% हत्याएं उन्हीं बुजुर्गों के जान पहचान वालों द्वारा किए जाते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पकड़े जाने पर डॉक्टर हरीश ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश की। अपना ज़मीर, अपने जज्बात, अपना ईमान, अपने पेशे को हर हद तक गिरा दिया, लेकिन इंसाफ को सच के हक में गिरना सो गिरा। दवा को जहर बनाने वाला लालची डॉक्टर शायद आपके हमारे नजरों के सामने नहीं आता अगर काव्य जैसी बहू ने अपने सास के हत्यारे को ढूंढने की इतनी शिद्दत से कोशिश नहीं की होती। अगर काव्य ने सरोज निगम मर्डर मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सब कड़ियों को इतनी जिद से जोड़ने की कोशिश नहीं की होती तो शायद आज भी डॉक्टर हरीश किसी बेचारे मरीज की जिंदगी में जहर घोल रहा होता। काव्य जैसी बहू को सावधान इंडिया का सलाम। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट बैक। नमस्कार।